Hey guys, I hope you are doing very well. So guys, we will be talking about two aspects in this video, and we will be dividing this video into two parts. The first part will be focusing on the hiring process, and the second part will be based on कि what were the technical questions which I was asked जब मेरा interview हुआ था in KPMG Global Services Private Limited. So stay tuned guys and let's get started. So let's talk about the hiring process guys. सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी जॉब पोर्टल पे आप अपना प्रोफाइल अपडेट करो एंड उसके बाद से आपको कंसल्टिंग फॉर्म या फिर एचआर का कॉल आएगा एंड दे विल आस्क यू वेदर यू आर इंटरेस्टेड एंड वेदर यू आर लुकिंग फॉर द जॉब और नॉट। एंड इफ अपना एक्सेप्टेंस देते हो डैट या आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, देन आपको एक जेडी शेयर करेंगे ओवर द ईमेल एंड यू हैव टू एक्नॉलेज डैट कि हाँ आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब एंड माई करेंट CTC और एक्सपेक्टेड CTC और माई ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज ब्ला ब्ला ब्ला। आफ्टर 2 to 3 days आपके पास फिर से कॉल आएगा एंड दे विल आस्क यू दैट आई एम प्रपोजिंग टू शेड्यूल एन इंटरव्यू ऑन दिस डेट एंड वेदर यू आर कंफर्टेबल विद दैट और नॉट। आप इफ़ कंफर्टेबल नहीं हो उस डेट से या फिर उस टाइमिंग से तो आप किसी और डेट का भी करवा सकते हो। जनरली बिग फोर में 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। द फर्स्ट राउंड इज ऑफ मैनेजर राउंड एंड द सेकेंड राउंड इज ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर राउंड. So this is all about the hiring process guys. Now we will move towards the next part of this video. So before jumping towards the next part of this video, first of all you need to be clarified that मेरा जो जॉब इंटरव्यू हुआ था इन KPMG ग्लोबल सर्विसेज दैट वाज फॉर द US गैप एंड उसके लिए मैंने कोई US का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के प्रिपरेशन नहीं किया था। बिकॉज दे ऑल्सो नो कि आपने इंडिया से CA किया हुआ है एंड आपको इंडियस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होगा एंड नॉट US अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. So they will be asking you questions on the on the India's part and not on the US accounting standards. So if you have the good understanding and if you have the knowledge in India's standards, then I think you can grab the opportunity of being hired for the offshore companies. हम बात करेंगे अबाउट द टेक्निकल क्वेश्चंस विच आई वाज आस्क्ड. सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकेंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो कुछ मेजर इंडियस थे जहाँ से मुझे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा था उन्होंने, बिकॉज दैट इंटरव्यू वाज फॉर ऑलमोस्ट 1 hour ईच. आई मीन मैनेजर राउंड भी 1 hour का था एंड डायरेक्टर राउंड वाज ऑल्सो 1 hour. तो 1 hour में उन लोगों ने मुझसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा था, बट मेजरली that was from the India's 103, which was from business combination, from investment in associates, from the PPE, from the intangible assets, from the impairment of assets, and from the revenue from contract with customers, and from leasing, and there were also some minor छोटा Indias जहाँ से उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था. सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ PPE फर्स्ट. सो PPE में मुझसे उन्होंने पूछा था कि कौन कौन सा क्राइटेरिया ऐसा मीट होता है जो डिटरमिन करता है दैट वेदर वी कैन रिकॉग्नाइज द PPE इन आवर बुक्स और नॉट. जैसे कि PPE का कॉस्ट हमें पता होना चाहिए, है ना, एंड PPE टेंजिबल होना चाहिए, कुछ उस एसेट से हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हमें फ्यूचर में रियलाइज होना चाहिए, और भी कुछ ऐसे और क्राइटेरिया जो डिटरमिन करता है कि वेदर हम PPE को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे. उसके बाद से उन्होंने मुझसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट का भी ट्रीटमेंट पूछा था, जैसे कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो लगना है हमारे केस में एसेट में 10 से 15 साल के बाद, तो उसका हम PV करके अभी कॉस्ट में ले लेते हैं एंड प्रोविज़न बनाते हैं एंड प्रोविज़न को फिर बाद में राइट ऑफ करते हैं ईच ईयर फॉर ईच 15 ईयर्स, आई मीन ईच ईयर के लिए ड्यूरिंग द 15 ईयर्स, और उसको P&L में राइट ऑफ करते रहते हैं. फिर ये भी पूछा था कि इसका मतलब हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे. आई मीन 2 टाइप्स का रहता है ना, कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करेंगे या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करेंगे. कॉस्ट मॉडल में इसका कैसे वैल्यूएशन होगा एंड रिवैल्यूएशन मॉडल इफ़ हम अडॉप्ट करते तो इसमें कैसे हम रिकॉग्निशन करेंगे. तो ये सारा चीज़ मुझसे पूछा था, तो आप इनका एक बार थोड़ा अच्छे से गो थ्रू कर लेना. सो डैट वाज ऑल फॉर PPE. इंडियस 38 डैट इज़ फॉर इंटेंजिबल एसेट्स. वहाँ से मुझसे पूछा था कि इंटरनली जनरेटेड एसिड क्या होता है, एंड उसमें मैंने बताया था अपना आंसर्स वगैरह. एंड उसमें ये होता है ना कि जो सेल्फ जनरेटेड एसिड्स होते हैं उस पर हम उसका तो कॉस्ट ही हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसका एमोटाइजेशन वगैरह नहीं करते. बट इन हाउस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो हम एसिड क्रिएट करते हैं, इंटेंजिबल एसिड जो हम क्रिएट करते हैं, एंड उसमें भी जो रिसर्च फेज तक का है
उसका कॉस्ट हम नहीं उसका कॉस्ट हम इंटैंजिबल एसेट्स के लिए कंसीडर नहीं करते, बट जो डेवलपमेंट फेज़ में जो कॉस्ट लगता है तो उसको हम उस इंटैंजिबल एसेट्स के कॉस्ट में रिकॉग्निशन आई मीन उस इंटैंजिबल एसेट्स में उसका कॉस्ट का रिकॉग्निशन हम करते हैं। सो वो कौन कौन सा एक्सपेंसेज है जो डेवलपमेंट स्टेज में इनकर होता है वो आपको बताना रहेगा, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सा एक्सपेंसेज रहता है। एंड ऑल्सो आप एक बार सेल्फ जनरेटेड एसेट का जो एग्जाम्पल्स वगैरह होगा आप वो भी अच्छे से देख लेना। सो दैट इज ऑल फॉर द इंटैंजिबल एसेट्स गाइज। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडियस 103 से मुझसे उन्होंने बोला था कि आपको जो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन में पता है आप बोलते जाइए। तो जैसे कि मैंने सारा का सारा बताया था कि जैसे बिजनेस होना चाहिए, फिर उसका एक्विजिशन होगा, तो फिर उसका एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू पे उसका एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू जो भी होगा उस पर हम अक्वायर करेंगे। जितना भी पीसी का डिफरेंशियल वगैरह आता है तो उसमें हम गुडविल या फिर बार्गेन परचेज जो रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो सारा मैंने बता दिया था उनको। एंड उसके बाद से फिर मुझसे उन्होंने पूछा था कि एसेट एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो एसेट एक्विजिशन में ना हम गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, बट जब भी हम बिजनेस अक्वायर करते हैं तो उस केस में इधर हमारा गुडविल या फिर बार्गेन परचेज आता है, बार्गेन परचेज और कैपिटल रिजर्व आता है। एंड उसके बाद से फिर मुझसे उन्होंने एक और चीज़ पूछी थी, डैट वॉज रिलेटेड विथ एसेट अक्वायरिंग आई मीन। फिर उन्होंने मुझसे बाद में ये पूछा था कि एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होता है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। जैसे कि एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस इन केस ऑफ एसेट एक्विजिशन उसको हम उसी में एडजस्ट कर देते हैं। आई मीन दैट विल नॉट बी रिटन ऑफ टू पी एंड एल, बट जब हमारा बिजनेस एक्विजिशन होता है और हम कुछ एक्विजिशन रिलेटेड कुछ भी हम एक्सपेंसेस वगैरह इनकर करते हैं, इन दैट केस वो आपका पी&एल में चला जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चंस आई मीन और भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा था। ये भी पूछा था कि कैसे हम मानते हैं कि हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो मैंने उनको ये बताया था कि जब हमारा 50% से ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, बट हर एक केस में ऐसा नहीं होता। समटाइम्स इवन इट इज़ लेसर देन 50%। उन्होंने मुझे बताया था इवन 50% से भी मेरा लेस कंट्रोल है किसी कंपनी पे, दैन ऑल्सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज सब्सिडरी। तो ये सबसे मुझे बिजनेस कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा था। सो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना गाइज। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर विच इज़ इंडियस 115 में मुझसे जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछा था तो सबसे पहले मैंने पूरा का पूरा 5 स्टेप मॉडल बताया। एंड ये बताया कि देर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। एंड दैन वी डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस, एंड दैन उसके बाद से हमें एलोकेट करते हैं दी ट्रांजेक्शन प्राइस बिटवीन दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, एंड दैन उसके बाद से हम रेवेन्यू को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कैसे पता करोगे वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज आर एग्जिस्टिंग और नॉट। ये क्राइटेरिया रहता है कि व्हेन द कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर इज प्रोबेबल, देन उस टाइम पे हम अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि डैट वेदर द कलेक्शंस फ्रॉम द कस्टमर इज प्रोबेबल और नॉट। तो उसके लिए आपको ना कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देखना पड़ता है, एंड उसके पास्ट बेसिस पे वी हैव टू determine that whether the collections are probable or not from this customer. We can also I mean check कि उसका फ्यूचर में कुछ लिक्विडेशन वगैरह तो नहीं होना ना, एंड वेदर उसका बिजनेस अच्छा खासा से तो चल रहा है ना। तो बहुत सारा क्राइटेरिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ये बताइए कि आपका फेवरेट इंडियस कौन सा है। तो जो सबसे ईजी रहता है विच इज़ इंडियस 102, मैंने वो बताया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि सपोज आपका जो फिनिश्ड गुड्स है उसका कॉस्ट है 100 रुपीज़ एंड उसका जो NRV है वो है 80 रुपीज़। तो आप फिनिश्ड गुड्स को किस पे रिकॉर्ड करोगे। मैंने बोला मैं 80 रुपीज़ पे रिकॉर्ड करूँगी बिकॉज द वैल्यूएशन मॉडल सेज की इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच इज लेस, एंड इन माई केस NRV इज एट 80, सो आई विल रिकॉर्ड द इन्वेंट्री एट 80। फिर मैंने ये बताया कि जो 20 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है ना बिटवीन द कॉस्ट एंड द NRV, उसको हम P&L में लेके जाएंगे एंड उतने से हम इन्वेंट्री को भी रिड्यूस कर देंगे, एंड वी विल पास दी जर्नल एंट्रीज लाइक डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री 20 रुपीज़ से, एंड जो डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है उसको हम P&L में लेके चले जाएंगे, डैट इज़ P&L टू डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सो ये बताया था मैंने फ्रॉम इंडियस, एंड ही वॉज आई मीन इम्प्रेस्ड। एंड उसके बाद से एक और
उसके बाद से एक और चीज़ है गाइज जो आई थिंक कि सबको पता होना चाहिए, दैट रॉ मटेरियल को हम वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट, बिकॉज रॉ मटेरियल इज़ नॉट हेल्ड फॉर सेल। उसको सेल करने के लिए नहीं, बल्कि उसको कंज्यूम करने के लिए हम परचेज करते हैं। सो उसको हमेशा कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बट क्या होता है ना कि जो हमारा फिनिश्ड गुड्स होता है उसको हमको एनआरबी पे रिकॉग्नाइज करना पड़ जाता है। तो जब हम फिनिश्ड गुड्स को एनआरबी पे रिकॉग्नाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमको रॉ मटेरियल पे वैल्यूएशन मॉडल लगाना पड़ेगा। एंड इफ़ रॉ मटेरियल का एनआरबी कॉस्ट से कम आता है, दैन एट दैट टाइम रॉ मटेरियल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनआरबी ओनली, एंड उस टाइम पे हम कॉस्ट पे वैल्यूएशन नहीं करेंगे। अदरवाइज इन एनी अदर केस रॉ मटेरियल विल ऑलवेज बी क्लासीफाइड, विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स कॉस्ट। फिर इंडियस 102 विच इज़ फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट, वहाँ से मुझसे पूछा था मॉडिफिकेशन इन प्लान के बारे में। जैसे कि पहले मैंने प्लान किया था कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ है, जब उनका मतलब वेस्टिंग कंडीशंस मीट हो जाएगा उस टाइम पे हम उनको इक्विटी शेयर्स देंगे। बट बाद में मेरा आफ्टर सम ईयर्स मेरा प्लान चेंज हो गया और मैंने ये प्लान किया कि नहीं, हम उनको इक्विटी शेयर्स नहीं, हम उनको कैश में सेटल करेंगे। तो इस केस में हम इसको कैसे अकाउंटिंग करेंगे इन आवर बुक्स, तो इसका ट्रीटमेंट बताना था मुझे। सो आप एक बार इंडियस 102 को भी बहुत अच्छे से देख लेना, स्पेशली मॉडिफिकेशन इन प्लान का ट्रीटमेंट के बारे में। नाउ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स विच इज़ इंडियस 36, वहाँ से मुझसे पूछा था कि आपको जो भी पता है फ्रॉम द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स वो सारा बताइए। तो मैंने सारा चीज़ बताया था, ये बताया। एंड ये भी उसमें तो यही रहता है ना कि व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज मोर दैन द रिकवरेबल अमाउंट, तो उस टाइम पे हमें एसेट को इम्पेयरमेंट करना चाहिए। एंड फिर मुझसे बोला था रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। तो रिकवरेबल अमाउंट में यही होता है कि फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू, आई मीन नेट फेयर वैल्यू और द वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर रहता है, उसी को हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। मतलब वो उस एसेट से हमको कितना रिकवर होना है इन फ्यूचर। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है। तो वैल्यू इन यूज का मतलब यही होता है कि उस एसेट से हम फ्यूचर में कितना बेनिफिट डिराइव करने वाले हैं, उसका आज ही हम डिस्काउंटिंग कर लेते हैं एंड उसको आज प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ जाते हैं एंड उसको हम कंपेयर करते हैं विद दी नेट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। एंड जो भी हाई रहता है हम उसी को कंसीडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग फॉर कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स फॉर द इम्पेयरमेंट पर्पस। तो ये सारा चीज़ सुनने के बाद से उन्होंने एक केस बनाया और मुझसे पूछा कि अब बताइए कि यहाँ पे इम्पेयरमेंट होगा या नहीं होगा। तो वो मतलब जो ये इंटरव्यू है ना, मेनली केस बना के आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं वहाँ पे। आई मीन कंसेप्ट आपका चेक करते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल टू आंसर इट और नॉट। सो कंसेप्चुअली सारा का सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए ये। ऑल्सो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में एक और बहुत अच्छा टॉपिक है विच इज़ कैश जनरेटिंग यूनिट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसका भी एक बार गो थ्रू कर लेना गाइज बिफोर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। नाउ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विच इज़ इंडियस 28, वहाँ से मुझसे पूछा था कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, तो मुझे वो बताना था। एंड फिर वहाँ पे एक और चीज़ है कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट, जो मेरा एसोसिएट इस्टेब्लिश हो गया, पता चल गया कि ही इट्स एन एसोसिएट, तो इस केस में हम इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ना, और बुक्स होता है बाय फॉलोइंग द इक्विटी मेथड, जहाँ पे वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी गुडविल, बट हम इन्वेस्टमेंट को पहले कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड फिर जो इन्वेस्टी है उसका बाद में जो भी मतलब प्रॉफिट लॉस होता है या फिर वो डिविडेंड वगैरह पे करता है, तो उसका कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह हम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टेक्निकल क्वेश्चंस गाइज। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन वो मैं यहाँ पे बता तो नहीं पाई, बट या यही मेजर क्वेश्चंस वगैरह थे और यही मेजर इंडियाज थे जहाँ से मुझे पूछा गया था क्वेश्चंस। मुझे लीड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बिकॉज आई थिंक उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि मुझे बिजनेस कॉम्बिनेशन टीम में रखेंगे। बिकॉज जो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने सेम टाइम पे ज्वाइन किया था KPMG ग्लोबल सर्विसेज, उसको लीज में से क्वेश्चंस पूछा था बट मेरे को नहीं पूछा था। सो मे बी उन्होंने पहले से एंटिसिपेट किया होगा कि वी आर हायरिंग फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन टीम। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन से जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट से पूछा था, फिर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से पूछा था, एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स येस, एंड नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और इंटैंजिबल एंड PPE, ये
मेजर इंडिया से है गाइज, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है बिकॉज यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेंगे एंड ऑल्सो या रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ये आप इतना बस आप अच्छे से कर लोगे ना, बाकी वो छोटे मोटे इंडिया से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आई ऑल्सो होप कि दिस विल हेल्प इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक गाइज।